स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ है जनाब, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है जनरल तारिक खान साहब। जनरल साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच मुबशर। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इट्स बिन एजेस सर, इट्स बिन एजेस। आप कहाँ हैं, कहाँ पे? मैं जहां पर हमेशा होता हूँ, वजीरिस्तान टांग का और डेरा इस्माइल खान के इलाके में। अच्छा 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 अच्छा। आई थॉट यू आर एट द हिली एरियाज। मैंने कहा शायद आप हिली एरियाज गए हुए सर। हाँ, लेकिन वो अभी वो जाएंगे, अभी उधर भी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, ठीक है सर। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, इसको इसकी जो टाइमिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली आफ्टर द कतर स्ट्राइक्स ये एग्रीमेंट हो जाता है। वाकई ये कतर का इशू था, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई तो फिर इस एग्रीमेंट की ज़रूरत पेश आई, या इट वाज इन द पाइपलाइन पहले से और अभी इसको मैच्योर किया गया? कोई भी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान में अगर हो तो आम तौर पर खुशाइन बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है उसमें, अच्छी बात है। हम्म। हमारी तारीख, हमारा जो हिस्ट्री के अंदर जो बाकी रिलेशनशिप वगैरह है, तो वो एक नेचुरल चीज़ है। हमारा सऊदी अरेबिया का ही मुआहदा होगा। ठीक। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के ऊपर बातचीत करना या इसके ऊपर कोई ठोस किस्म के अपने एनालिसिस देना, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इसका कंटेंट जो इसमें है मौजूद, जो हम्म। चीज़ें हैं, वो हमें क्लियर नहीं है, सवाए एक के सऊदी अरेबिया पर अगर हमला हो या पाकिस्तान पर हमला हो तो ऐसे तस्वर किया जाएगा जैसे कि एक दूसरे पर हमला हो गया। जी। तो इस लिहाज से इसमें बहुत कुछ भी हमको बताना है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हम्म। अमूमन इस तरह के मुआहदे जो से हैं, पार्लियामेंट, सेनेट और कैबिनेट की अप्रूवल और बहस के बाद अप्रूव होते हैं। ये तो ऐसा हुआ नहीं। इसमें क्या है, इसको हम सिर्फ अपने माहौल को देखते हुए हम्म। इस पर हम तबसरा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। हम्म। जहां तक कतर के ऊपर हमला हुआ था, इस तरह के मुआहदे 2 दिन या 3 दिन में नहीं बनते। ठीक। तो ये तो मुआहदा काफी अरसे से बन रहा होगा, कब से हम्म। बन रहा था मुझे नहीं मालूम। ठीक। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कतर पर हमला होने की वजह से ये मुआहदा नहीं बना था। ठीक। ये मुआहदा शायद उस वक्त दस्तखत हुआ था, उस वक्त साइन हुआ था, उस वक्त अनाउंस हुआ था, और उसकी टाइम काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बना उस वक्त नहीं था, ये बना तो बहुत पहले होगा। ठीक। बिल्कुल ठीक। तो ये एक उसमें ये हिसाब हम्म। किताब। हम्म। दूसरी बात जो जहन में रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रवायती ताल्लुकात हैं और जो तारीख है और वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या सऊदी अरेबिया को की दफा में या पाकिस्तान की मदद के लिए हमको एक दूसरे का के लिए मदद देने के लिए कोई लिखा हुआ मुआहदे की जरूरत है? हम्म। ये चीज तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड होनी चाहिए थी। हम्म। तो ये इसकी जरूरत क्या पड़ी है? हम्म। तो इसमें अभी 2-3 वजूहत हैं अभी जो कि इंसान जिस पर तबसरा कर सकता है कि अ, ये हो सकता है या वो हो सकता है। लेकिन देयर इज नो वैलिडिटी, इसलिए हमें पता नहीं है इसके अंदर है क्या। हम्म। स्पेकुलेशन है। ओके। मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि वी स्टैंड बाय ईच अदर। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान डू स्टैंड बाय ईच अदर। इसमें तो कोई मतलब कि दो राय नहीं है। लेकिन बात आपकी ठीक है कि इसकी इसको जॉट डाउन करने की क्या ज़रूरत पेश आई? क्या इसकी कुछ और वजूहात जो है, जो आप दो तीन वजूहात का जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उस पर हम कुछ, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं उस पर? देखिए, बात ये कि डिफेंस एग्रीमेंट का जो सा है, हमेशा सबसे पहला जो सा उसका पहलू होता है वो थ्रेट होता है। हु इज थ्रेटनिंग हु, हम्म। और कहाँ से खतरा आ रहा है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि ये खतरा क्या कॉमन है दोनों के लिए, हम्म। और हम एक दूसरे के मदद के लिए हम हमारा फायदा होगा इस खतरे को टालने में।
तो पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन तो हिंदुस्तान है। और अगर आप अभी आजकल के हालात में अगर अफगानिस्तान को अंदर डालना चाहते हैं, आप डाल दें। हम्म। और सऊदी अरेबिया का दुश्मन कौन है? वो यमन है। और अगर आप डालना चाहते हैं तो ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया का रिप्रोचमेंट भी चीन ने करवाया था अभी। हम्म। फिर भी चले। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ इस मुआहदे करने के बाद अपने दुश्मन को बढ़ा रहे कि कम हम्म। कर रहे? हम्म। और सऊदी अरेबिया भी अपने कोई दुश्मन बढ़ा रहा है या कम कर रहे? हम्म। तो ये मकसद यही था इसका, मुआहदे का। इसको देखना पड़ेगा। हम्म। बहरहाल इसमें जो पहली इसके अंदर जो जो चीज जिसको मैं ज्यादा वजन नहीं देता हूँ उतना, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो है, जो आता है, वो ये है कि यहाँ पर इस इलाके में एक ट्रेड रूट बनना था, आईएनएक, अच्छा। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम्म। और ये इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया था। और इसके अंदर साइन हुआ था 23 अक्टूबर में, मेरा ख्याल में अक्टूबर 23 में, हम्म। न्यू दिल्ली में। ठीक। इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इसराइल और इंडिया, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने ये नक्शा जो सा है, ये तो यूनाइटेड नेशन में भी प्रेजेंट किया था। हम्म। और ये सड़क है, रोड है, कनेक्टिविटी इसराइल से लेकर यूरोप तक। हम्म। इसका जो सा है, ये ऑल्टरनेटिव है बीआरआई का, चीन का जो बीआरआई है। हम्म। दुनिया अभी जो सा है ना, वो बढ़ रही है ट्रेड उसमें ब्लॉक्स के अंदर। और हम्म। तीन बड़े ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक अमेरिका का बिल्ड बैक बेटर, B3W। हम्म। और B3W जो सा है वो ज्यादातर उसका तवज्जो जो सा है वो पैसिफिक के ऊपर है। और अमेरिका ने उसका नाम भी बदली बदली कर दिया, इंडो पैसिफिक कहते हैं अभी। ठीक। यूरोप के अंदर वो, ये एक तो अमेरिका के ट्रेड बैरियर से और इस चीज से हटना चाहते हैं। दूसरा, नेटो का भी एक मसला है, वो अलहदा हम बात कर सकते हैं। असल में इसका काफी ताल्लुक आईमैक से भी हो सकता है। आईमैक इंटरनेशनल, ये सॉरी, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम्म। जिसको कहते हैं। ये इंडिया और इसराइल का एक सोचा हुआ मंसूबा है, जो कि हिंदुस्तान में कहीं अक्टूबर 23 में दस्तखत हुआ था। हम्म। और इसको दस्तखत करने के लिए वहां पर वो G20 के सारे मुल्क वगैरह थे। हम्म। इटली इसका हिस्सा है, फ्रांस, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरेबिया है, और जॉर्डन है, यूएई है, कतर है, इंडिया, इसराइल भी है। हम्म। इसका मुकाबला जो सा है, ये ऑल्टरनेटिव बनता है बीआरआई के लिए। ठीक। चीन का जो सा है बेल्ट 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 एंड रोड इनिशिएटिव। जी सर। अब दुनिया इस वक्त तीन बड़े ब्लॉक्स में बट रहा है। हम्म। एक ब्लॉक है इकोनॉमिक ब्लॉक्स। एक ब्लॉक जो सा है वो ब्लॉक बिल्ड बैक बेटर, B3W, अमेरिका का इनिशिएटिव है, हम्म। जो ज्यादा तवज्जो पैसिफिक के ऊपर दे रहा है, जिसको इंडो पैसिफिक वो कहते हैं। हम्म। और यूरोप जो है वो अमेरिका से अलग भी होना चाहता है, ये इकोनॉमिक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस से। और उसने अपना गोल्डन गेटवे या गोल्डन रोड, इसको गोल्डन रोड कहते हैं, का ये मंसूबा बनाया है उन इंडिया के साथ, अच्छा। बीआरआई के मुकाबले में। लेकिन ठीक। इसका कामयाब होने का या इसका शुरू होने में या इसको करने में जो एक बुनियादी चीज है, वो ये है स्टेबिलिटी। ठीक। अगर स्टेबिलिटी नहीं हो रेड सी में, हम्म। पोर्ट ऑफ एडन में, एडन स्ट्रेट के अंदर और इस किस्म के इलाकों में, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं हो, यहाँ पर से 9% तो दुनिया का तेल गुजरता है। हम्म। और यमन जो सा है वो इसको कंट्रोल करता है। हम्म। तो यमन को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। हम्म। और दूसरा, यमन को कंट्रोल करते हुए फिर ईरान को भी थोड़ा पैसिफाई करना पड़ता है, इसलिए ईरान यमन को सपोर्ट करता है। हम्म। तो क्या ये डील जो सी थी, एग्रीमेंट जो थी, डिफेंस एग्रीमेंट, ये इसका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन को कंट्रोल करेगा? मैं इसको इतना वजन देता नहीं हूं, लेकिन एक वजह ये हो सकती है। अच्छा। ओके।
अच्छा। दूसरा जो मैं जो ज्यादा जिसके ऊपर मैं वेट करता हूँ वो ये है कि जनरल खालिद किदवाई, जिन्होंने हमारा कीमियाई जो सी है सिस्टम को बिल्कुल कंसीव किया और बनाया, और वो अब भी काफी इसमें शोहरत रखते हैं और काफी वो अथॉरिटी है इसके ऊपर। उन्होंने 17 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम्म। इपरी में। यहाँ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने दो बहुत बातें तो बहुत की थी, लेकिन दो जो चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उन्होंने राफेल के टेल नंबर बताए थे, 4 राफेल जो पाकिस्तान ने गिराए थे। ठीक। ये पहला ठोस सबूत है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, दुनिया को क्लियर हो जाए। टेल नंबर्स अगर आप दे दें तो उसमें कोई बहस वाली कोई बात रहती नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान का रॉकेट फोर्स कमांड के बारे में बात की। हम्म। दोनों चीजों को जब आप देखते हैं तो इसके अंदर कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के बारे में बात जब हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इसमें हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। जब कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो जो कीमियाई या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो भी बहुत दूर हो जाता है। अच्छा। जितनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी होती है उतना ही आपका जो उनसे है थ्रेशोल्ड वो बढ़ता है। हाँ। लिहाजा वो इसमें क्या कहना चाह रहे थे कि हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो उनसी है बहुत मजबूत है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट भी हुई है। अच्छा। अगर ये सिस्टम, अगर ये बात है तो आप एक साइड पर रखें। दूसरी बात, ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है इसको कंट्रोल अभी इस वक्त इसराइल कर रहा है। हम्म। और इसराइल का जो कंट्रोल है मिडल ईस्ट के ऊपर, ये एक रोग स्टेट का कंट्रोल है। अच्छा। वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ। और ये उसने अपना रवैया डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया है। हाँ। अभी जो ईरान के ऊपर हमला उसने किया था, ये कोई अमेरिका उसको रोक नहीं सका, लेकिन अमेरिका की इजाजत से नहीं किया था। हम्म। कतर के ऊपर जो हमला किया था वो अमेरिका उसको रोक नहीं सका था, लेकिन अमेरिका की इजाजत के बगैर उससे कर लिया। तो जब आप ये चीजें देखते हैं तो अमेरिका के जो सियासी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, वो बहुत हद तक इसराइल इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक किस्म का ब्लैकमेल करता है अमेरिका को। हाँ। और अमेरिका को जबरदस्ती एक जगह पर ले जाता है जहां अमेरिका जाना नहीं चाहता। हाँ। और इसका जो अंग्रेजी में जो मुहावरा है वो कहता है द टेल इज वैगिंग द डॉग। अगर मैं उसको उर्दू में का तर्जमा करूं तो कोई इतना अच्छा लगता नहीं है कि एक दुम जो है कुत्ते को हला रही है। हम्म। बहरहाल ये दिस इज व्हाट इट से व्हाट द सेइंग इज। अच्छा। अब इससे अगर अमेरिका हटना चाहता है वो एक और एक, अगर अमेरिका से हटना चाहे तो ही वांट्स अनदर पावर टू इन्फ्लुएंस द मिडल ईस्ट। हाँ। हाँ। तो इसलिए अमेरिका जो है उसने इतराज नहीं किया इस एग्रीमेंट के ऊपर। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में कोई ना कोई एग्रीमेंट अगर हो जाए तो एक पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो सकता है रीजन में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि कोई भी मामला जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करे वो अमेरिका की इजाजत के बगैर वो भी नहीं हो सकता। ये क्लियर होना चाहिए सबको। सो उनकी मैं जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। आई गॉट योर पॉइंट जन साहब। तो इसका मतलब ये हुआ जो आप बात कर रहे हैं कि इस पूरे मिडल ईस्ट में वी हैव गॉट अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। एंड सेकेंडली, अगर ये कहा जाए कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है या जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग द शॉट्स इन द डेज टू कम, बट ऑब्वियसली विद द नॉड ऑफ अमेरिका। सो इस और ये आपके ख्याल में फिर ये जो मिडल ईस्ट में हमें यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इज़राइल जो है उससे अमेरिका जो है वो किसी हद तक तंग है। बिल्कुल। अमेरिका जरूर तंग भी है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस मुआहदे से इसराइल का जो रवैया है इसको थोड़ा सा एक रुकावट भी होगी और एक ठहराव भी होगा। इसके अंदर चूंकि रप्रोचमा तकरीबन हो गया है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में,
तो मैं नहीं समझता कि इसमें ईरान के खिलाफ कोई ऐसी बात है। दूसरा, चीन जो उनसे है वो भी इसका खैर कम करेगा, वो पीस चाहता है। वो भी चाहता है कि रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो, और चीन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है मिडल ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो लगता है कि शायद ये इस तरफ हो। अगर ये नहीं है तो एक तीसरा भी है, लेकिन वो अभी देखना पड़ेगा, इसलिए कि आज मीटिंग हो रही है। जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वाले और जीसीसी मुल्क, पाकिस्तान भी शामिल है, टर्की भी है। आज अमेरिका ट्रंप के साथ मीटिंग होगी। लेकिन जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ होगी गाजा के बारे, गाजा के डेवलपमेंट के बारे, गाजा की सिक्योरिटी के बारे। और इसमें शायद कोई रोल हो, लेकिन मैं ज्यादा इसमें भी कोई इतना अभी तक कुछ कह नहीं सकते जब तक उसकी डिटेल्स नहीं आती। अच्छा, सो किसी हद तक अमेरिका जो है इज़राइल की इन जो वट एवर स्टेप्स इज़राइल इज़ टेकिंग एवरी नाउ एंड देन, चाहे वो कतर की स्ट्राइक्स हों, चाहे वो कुछ और हो इस मिडल ईस्ट में जैसे भी वो कर रहा है, उससे किसी हद तक वो अपसेट है, लेट मी पुट इट दिस वे। और उसमें यहाँ पे मिडल ईस्ट में एक पैरेलल यहाँ पे फोर्स खड़ी करने के लिए या पैरेलल एक स्टेट खड़ी करने के लिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को साथ मिला के रखना चाहता है। और जो भी चीज़ होगी ऑब्वियसली वो अमेरिका की नॉड से ही होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे यानी कि सऊदी अरेबिया और हम लोग यहाँ पे असर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है सर, मैं अगर बिल्कुल। इसको मुझे असर्ट का भी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एक डिटरेंस बन जाएगा इसराइल का जो है ओके। ना यहाँ पर इंटरफेयर करना। इस वक्त हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो फिर ये अग्रीमेंट सिर्फ सिंबॉलिक है, इसके और कोई मायने हो नहीं सकते। अच्छा। बहरहाल इस पे दो चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक, सऊदी अरेबिया ने कभी इसराइल को थ्रेटन नहीं किया, और इसराइल ने कभी सऊदी अरेबिया को थ्रेटन नहीं किया। तो ये दोनों जो है ना, ये एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि क्या अभी ये एक दूसरे को थ्रेटन करेंगे। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस माहदे की वजह से इसराइल और इंडिया का भी माहदा हो सकता है। हाँ, ये मैं बिल्कुल। और अच्छा। और अगर हो जाए तो वो फिर एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा रीजन के अंदर। सऊदी अरेबिया जिसने 100 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट का मंसूबा बनाया हुआ है इंडिया में, और 60 गुना ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई है पिछले सालों में, उसका इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। दूसरा, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का है, कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर का जो क्राइसिस, उसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी ये बायलेटरली आप करें, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसके हिंदुस्तान को नाराज करेगा या उसकी सिक्योरिटी में कोई फर्क पड़ेगा। तो अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है जनरल साहब, जिसमें इज़राइल और इंडिया का एक एग्रीमेंट हो जाता है इसी किस्म का जैसे पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का हुआ है, तो फिर भी यही हालात रहेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स लोगों की स्टेट्स की डिफरेंट स्टेट्स की इंडिया में जो है इसी तरह रहेंगी, और इसी तरह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हंकी डोरी बिटवीन इंडिया एंड द अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पंप इन कर चुके हैं इंडिया के अंदर, या वहाँ यहाँ से पुल आउट करेंगे इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और किसी और जगह हाँ, करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मुझे कोई ऐसा नहीं कोई चीज नजर आ रही कि दूसरी कोई दुनिया इंडिया से नाराज हो जाएगी। अच्छा। नाराजगी तो सिर्फ हमारे जैसे लोगों से हो जाती है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अच्छा, एक चीज़ आप जो है मैं पूछना चाहता था, क्योंकि मैं आपको उस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। आपने कहा जी जनरल किदवाई ने 4 टेल नंबर्स दिए थे, ठीक है, राफेल्स के, जो जो राफेल हमने गिराए थे, ठीक है। मैं बात कर रहा था इसमें जो रॉकेट कमांड फोर्स
जो एक रॉकेट्स की एक अलहदा हमने एक एक तंजीम बना दी। और इसकी जो रेंज है वो 140 टू 400 किलोमीटर रेंज है। और इसके मकासद कुछ और है, लेकिन कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो जब आप ये दो चीजें देखते हैं, एक तो पहली बात ये है कि डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जब उनके रफेल गिराए हैं कि एक कैपेबिलिटी है हमारे पास। और दूसरा, एक हमने एक तंजीम भी बना दी है जिसमें और भी हमने मजीद बढ़ा दिए कन्वेंशनल कैपेसिटी को। लिहाजा हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बढ़ गया, और हम एक कन्वेंशनल जंग जो सी है वो लड़ भी सकते हैं। और और इसकी अहमियत देखें ना, ये स्टेटमेंट कब आया है? 17 सितंबर को आया है, जिस दिन ये मुआहदा साइन हुआ है। और ये जिस दिन मुआहदा साइन हुआ था उस पर उस दिन ही लोगों ने बातचीत शुरू कर दी थी न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है इसके अंदर, कन्वेंशनल काफी है। अच्छा, न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है, कन्वेंशनल काबिलियत है। हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है उसमें इतना ठहराव है कि हम इसको, ये डिफेंस एग्रीमेंट है, इसको हम पूरा कर सकते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बगैर। ओके। दूसरी बात यह कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मुल्क को देना जो उनसे है वो दुनिया नहीं आपको ज्यादा देगी कभी बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो ये जो अफवाहें हैं कि जनाब न्यूक्लियर वाली, इसको आप बिल्कुल रिफ्यूट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो है वो ही काफ़ी है हमारे हमारे पास। वी डोंट हैव टू लाइक गो फॉर न्यूक्लियर न्यूक्लियर थिंग, राइट? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि देखें, 17 तारीख को ये मुआहदा साइन हुआ है, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। और उसके अंदर ये है दुनिया को बताने के लिए कि ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात मत करें, कन्वेंशनल में हम काफी हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक और चीज़ समझाएं जनरल साहब, ये अफ़गानिस्तान के अंदर एयर बेसेस छोड़ के चले गए थे अमेरिकन, अब उनको फिर दोबारा वापस चाहिए, क्यों? उनको फिर अपनी वहाँ पे प्रेजेंस चाहिए अफ़गानिस्तान में, टू लुक इन टू लाइक चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस एरिया, या कोई और रीजंस हैं? ठीक है, जो बगराम एयरबेस पर अपना इंटरेस्ट दिखाना, वो मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं। एक तो चीन के ऊपर अपना अपनी नज़र रखना, दूसरा ईरान पर नज़र रखना, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर कंट्रोल करना या नज़र रखना। और मैंने सुना भी है लोगों का कि 170 वॉर हेड्स हैं, और इनके ऊपर जो है वो है वो हमला कर सकता है वहां से। ये इतना आसान नहीं है कि कोई आकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह कर दे, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर किसी ने करना है तो वो तो सिर्फ IMF को बता दे कि पैसे बंद कर दे, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये बगराम एयरबेस में नहीं आता। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर BRI के मुकाबले में अगर अमेरिका आ जाता है जी। किसी तरीके से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के मिनरल्स और मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स के नजदीक उसको भी ले आते हैं, जी। तो फिर चीन और अमेरिका दोनों जो उनसे हैं वो उनका अपना हिस्सा मिल जाता है, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने का जो उनसे है इनकार हो जाता है। अगर चीन अपना BRI पर काम कर रहा है और अमेरिका को भी आप किसी तरीके से उसको अब ले आते हैं एक सिस्टम के अंदर जहां पर उसको भी एक हिस्सा मिल जाता है, हाँ। तो फिर चीन और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होता तो उसमें पूरा का पूरा रीजन जो है वो पीसफुल और स्टेबल रहता है। अच्छा, सो अगर अगर ये बेस जो है अफ़गानिस्तान में, बगलाम बेस जो है, अगर अमेरिका ले लेता है, तो इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इवन व्हेन इट कम्स टू लाइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या कैसे? थोड़ा सा, क्योंकि इंटरप्शन हो रही मैं है। समझता हूँ कि अमेरिका को एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बहुत ट्रेड हो सकता है, उसका अपने रूट्स बन सकते हैं, और अमेरिका को इतने डिस्टर्बेंस नहीं होगी जो चीन BRI के साथ कर रहा है। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से अमेरिका और चीन की कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उसका वो एक एक प्रॉब्लम, एक थ्रेट है, तो वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।
ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है if Yeah. they get the base in Afghanistan, if the Americans get a base in If they Afghanistan. get access to Central Asian republics in any way, whether it's Bagram or anyhow you do it, you know. Okay, got your point. Got your point. Zain Saab, thank you very much for talking to me. It's always a pleasure to have you.